Good morning dear students, welcoming in online class of science. Today we are start a topic of pH scale in chapter number 5th है ना, जो हमारा 5th चैप्टर जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जितने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, आई होप आप लोगों को वो सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम करेंगे पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। पीएच स्केल वैसे ही होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने थर्मामीटर तो देखा ही होगा। थर्मामीटर का क्या यूज़ करते हैं हम, किसी भी बॉडी का जैसे टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी टेम्परेचर का सॉल्यूशन की हीट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को फीवर होता है तो वो किसका, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या करता है, थर्मोमीटर से उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेक करता है। तो उसी तरीके से जो पीएच स्केल होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। जो भी सॉल्यूशंस होता है उस सॉल्यूशन का एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है ना, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीएच स्केल का। ठीक है, अभी तो और इसके अलावा इसके अंदर एक और उससे क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कुछ चीज मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो मेजर द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जो प्रेजेंट जिस सॉल्यूशन के अंदर जो भी गिवन सॉल्यूशन जो भी होगा उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस को भी हम क्या कर सकते हैं, पीएच स्केल से मेजरिंग कर सकते हैं। पीएच स्केल एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कौन सी ईयर में, 1909 में, और उनका नेम था सोरेनसन। क्या था नेम उनका, सोरेनसन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द पीएच स्केल, तो आप लोगों को क्या लिखना है, सोरेनसन। और विच ईयर के बारे में पूछे तो आप लोगों को 1909 एंड साइंटिस्ट का नेम क्या होगा, सोरेनसन, है ना। उन्होंने जब ये पीएच स्केल क्या क्या बनाया तब उन्होंने के ना इसकी एक डेफिनेशन दी थी। क्या है डेफिनेशन, है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड पीएच स्केल। क्या है इसकी डेफिनेशन, नेगेटिव लोगारिथम, यानी जो लोगारिथम होता है, जो हम कहते हैं उसमें मैथ में हम लोग जो लॉग का जो वो चैप्टर्स आता है ना, इन्फिनिटी वाला, इन सब में 10 लॉग होता है ना, जो फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से। तो क्या है नेगेटिव लोगारिथम, यानी ये हो गया नेगेटिव और ये होगा ये क्या है, लोगारिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयंस का। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। क्या बोलेंगे उसे, पीएच स्केल, है ना। आया आप लोगों को समझ में। अब इसके अकॉर्डिंग ये जब ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ की है, पीएच स्केल। पीएच स्केल में रेंजेस होती है 0 to 14, है ना। यहाँ से लेकर के कितनी होती है, 14 तक होती है। अब इसके अंदर ये देखो यहाँ पे, अगर हमारे सॉल्यूशन की जो रेंज होती है, जो पीएच स्केल से मेजरिंग करने पर अगर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ अगर 0 to 7 तक आती है, 7 तक मतलब 6.9 तक अगर उसकी रेंज आ जाती है ना, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक एंड क्या होगा वो सॉल्यूशन एसिड। उसके अलावा अगर हमारा जो रेंज होती है वो एग्जैक्टली 7 पे आ जाती है, किस पे आती है, 7 पे, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे हमने किया था ना, एसिड प्लस बेस टू मेक अ सॉल्ट्स एंड वाटर, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के जो भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आफ्टर 7 to 14, 7 से लेकर के 14 तक की अगर रेंज होगी, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ अगर हमें मिलती है तो हाँ, वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या होगा, बेस। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हमारा सॉल्यूशन 0 to 7 तक आया, इससे पहले तक आया 7 तक, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। उसके बाद में अगर एग्जैक्टली अगर सॉल्यूशन जो है वो 7 आ जाएगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। और अगर 7 के बाद से लेकर के 14 तक अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा बेस, है ना। इसके अंदर एसिड्स के अंदर हमें पहले ही पता है, हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले ही रीड कर चुके हैं कि क्या अगर हाइड्रोजन आयंस होंगे तो क्या होगा, एसिड्स होगा, और अगर हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे तो क्या होगा, बेस होगा, है ना। ये हो गया। अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयंस का अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होगा, अगर मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेस, है ना।
ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया पीएच स्केल के क्या होती है, उसके अलावा उसे कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, क्यों यूज़ करते हैं टू मेजरिंग द एसिड्स एंड बेस स्ट्रेंथ, है ना। उसके अलावा इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक और थी मीन्स इसके अंदर यह इसमें पी का जो फुल फॉर्म होता है, किसका, पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंस, और एच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन आयन। तो उसे क्या बोलते हैं, दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं पीएच। और जो पोटेंस वर्ड है वो कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज से लिया हुआ है, जो ये पोटेंस वाला जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या हो गया, पोटेंस, और ये OH का फुल फॉर्म हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, है ना। पीएच के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच के इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिडिटी इन स्टमक। हम स्टमक के अंदर एक एसिड सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समटाइम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का जो लेवल होता है वो क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमें हमारे स्टमक में या फिर पूरे जो थ्रोट पार्ट्स में पूरा एसिड मतलब एक जलन जैसी फीलिंग्स जैसी लगती है। तो उसमें वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, पीएच, मतलब उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें ऐड हो रहा है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, वीक बेस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, वीक बेस, यानी अब इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या ऐड करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देखते हो ना, अगर किसी को घर में अगर किसी को भी एसिडिटी वगैरह होती है तो एक सिरप लेते हैं, जिसको एंटासिड वाली जो सिरप्स आती है, तो उसमें क्या होता है, बेस, वीक बेस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लेते ही ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे जो स्टमक का जो एसिडिटी लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे टूथ डिके के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, टूथ डिके के बाद में। आप लोगों को पता है जब भी हम फूड्स खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे ये टीथ में से क्या होता है, एसिड वैसे भी क्या होता है, सीक्रेट्स होता है ना। जो जनरली जो माउथ का जो पीएच होता है ना हमारा, इसका ये कितना होता है, 6.5। अब 6.5 है तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को इसमें बताया था कि अगर 0 to 7 तक अगर हमारा पीएच होगा तो वो किस में आएगा, एसिड में, है ना। उसी तरीके से अब इसका हमारा टीथ का पीएच कितना होता है, 6.5, यानी हमारे टीथ में भी क्या होता है, एसिड लेवल होता है ना। तो उसको जब हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं, जब हम ब्रश क्यों करते हैं, ताकि हमारे टीथ जो हो वो नीट एंड क्लीन हो। अब ब्रश करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का। किसका यूज़ करते हैं, है ना, टूथपेस्ट का। और टूथपेस्ट जो बनती है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है ना, इसके अंदर बेस होता है, ताकि बेस और प्लस एसिड एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या फॉर्म हो, न्यूट्रली वहाँ पे रिएक्शन फॉर्म हो जाए, ये हो गया। अब उसके बाद में स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, क्या होता है, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट आप लोगों को पता है, जो रेड आंट होती है वो, जैसे आप लोगों को पता है कि रेड आंट जब हमारी स्किन से कॉन्टेक्ट में आती है या फिर हमारी स्किन के ऊपर आती है तो वो क्या करती है, अपना जो स्टिंग होता है वो क्या करती है, हमारी स्किन में क्या करती है, सीक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में रशेस और बर्निंग जैसी होने लगता है ना। अब इसके अंदर स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, है ना। इसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही वो हमारी स्किन से टच में आती है तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारी स्किन में सीक्रेट होती है, जिससे वहाँ पे हमें बर्निंग होने लगता है, पूरी स्किन में रशेस आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे, बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, जिसकी वजह ये लेने से क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन होगा वो स्किन के अंदर एसिड्स का वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रली आ जाएगा। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, आप लोगों को पता है, रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर वाटर होता है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, इनमें भी इनका जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से जैसी रेन आती है तो हमारी जो क्रॉप्स वगैरह होती है, जो हमारी सॉइल्स होती है या अदर जो भी मतलब हमारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हें क्या होता है, इससे इफेक्ट होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी क्या करते हैं,
मतलब अलग अलग जो वेज होते हैं वो क्या करते हैं, अपनाए जाते हैं। अब उसके बाद में है पीएच ऑफ सॉइल, है ना। किसी भी सॉइल्स के अंदर किसी भी फील्ड्स में क्रॉप ग्रो करने से पहले क्या होता है, उसका सॉइल क्या इसका सॉइल का पीएच क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर हम पीएच न चेक करें और हमने अपनी क्रॉप को ग्रो कर दी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो सॉइल हो उसका अगर पीएच अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब एसिडिक हुआ या बेसिक इन नेचर हुआ, तो क्या हो सकता है, वो पूरा सीधा इफेक्ट किसे होगा, हमारी क्रॉप को। तो इसके लिए जब कभी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल का पीएच भी क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लो कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में क्या होगा, एसिडिटी इन स्टमक, टूथ डिके, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, एसिड रेन एंड उसके बाद में पीएच ऑफ सोइल। कभी इस तरीके से, या तो कभी ऐसे होता है कि मतलब डिफाइंड पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कभी क्या होता है, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, है ना। तो ये आप लोगों को इस तरीके से क्या करना है, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। वो क्या करते हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे। नाउ ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या रीड किया था, पीएच स्केल के बारे में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, है ना। हमारी लाइफ में और जो कंपाउंड्स जो यूज़ होते हैं हमारी जो डेली लाइफ के अंदर, वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकली जो फॉर्मूला था वह क्या होता है, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम का हो गया Na और क्लोराइड का क्या हो गया, Cl, है ना। और इसका जो pH होता है ना वो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, जो इस 7 होता है। और जैसे हम अपने घरों में जो सॉल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड। हम इसको अपने घर में खाना वगैरह बनाने में भी ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे अचार वगैरह हुआ या अदर दिन और भी कुछ फूड्स वगैरह होता है, जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं तब ये वाला क्या करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसमें आप लोगों को यूजेज और प्रॉपर्टीज दोनों दिए जो आप लोगों को रीड करने हैं अच्छे से। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाला हो गया। इसका केमिकली फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। और इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा, है ना। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो इसमें क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड्स के होते हैं, प्लस उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होते हैं, वाटर्स के। दोनों एक साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, ये हमें मिलता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक्यू लिखा है, यानी ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिला, 2 फॉर्म, ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को हम क्या करेंगे, एक साथ रिएक्ट करेंगे, तब हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। सेम एज इट इज, जैसे सोडियम क्लोराइड को जैसे मैंने आपको बताया यूजेस और प्रॉपर्टीज आपको रीड करनी है, उसके सेम इसमें भी यही करते जाना है आप लोगों को। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है, इनमें किन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सेट्रा आप लोगों को रीड करनी है। अब इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकली फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। अब ये कैसे मिलेगा हमें, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, एक साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो क्या मिलेगा हमें, CaOCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। आप लोगों को मैंने केमिकली क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत सारी बनाई है। ठीक है, फिर लास्ट प्रीवियस क्लासों में। तो अभी इसमें कैसे, सोडियम हो गया, ये कैल्शियम और ये हो गया
हाइड्रोक्साइड, फिर दोनों को रिएक्ट किससे किया हमने, क्लोरीन के साथ। किसके साथ रिएक्ट हुआ, क्लोरीन। क्या फॉर्म्ड हो गया, ये एक Ca जो था वो यहाँ आ गया, फिर ये जो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पर है, दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन का वो क्या हो गया, यहाँ हो गया। उसके अलावा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन के क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो एज इट इज आप लोग देखोगे कि हमारी इक्वेशन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, जिसे ईटिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईटिंग सोडा, जो हम अपने घर में खाने में, केक वगैरह बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज भी किया जाता है। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है वो हम देखते हैं। इसके लिए पहले क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, फिर क्या लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड फिर क्या लेते हैं, अमोनिया। इन सब चीज़ों का मिक्सिंग करके ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट, और फाइनली जब हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3। ये फॉर्मूले की, ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि काफ़ी टाइम पे कभी अगर MCQs वगैरह होता है या किसी और जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में या वन मार्क्स के आंसर में इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। राइट अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा हो गया या ब्लीचिंग पाउडर हो गया एक्सेट्रा, तो उनको क्या करना है, आप लोगों को ये भी लर्न करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एक साथ ये रिएक्ट करेंगे, है ना। तो सोडियम का ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, सोडियम यहाँ आ गया। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स किसके पास चले गए, अमोनियम के पास। यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स तो किसके पास चल गया, अमोनिया के पास, तो क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये इसके साथ रिएक्ट किया सोडियम, और ये बचे हुए जो थे वो किसके साथ रिएक्ट किए, इसके साथ, है ना। इसमें क्या हो गया, NaH, है ना। हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स तो अमोनिया के पास, और बाकी का अदर 1 मॉलिक्यूल बचा था वो क्या आ गया, बेकिंग सोडा वाले में, तो क्या हो गया, NaHCO3। ये इस तरीके से क्या हो गया, हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब उसके बाद में हम नेक्स्ट वन जो है वो है वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा, जो हम अपने घरों में जो डिटर्जेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना, वो उसे बोलते हैं क्लीनिंग के लिए। अब ये जो इक्वेशन फॉर्मूला है ये थोड़ा सा क्या हुआ, मतलब उसे 2 बार मतलब प्रोसीजर करके बनाया गया। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, बेकिंग सोडा। ये क्या है, NaHCO3। कहीं देखा हुआ लग रहा है ना, ये वाला, है ना। ये वाला जो है बेकिंग सोडा को क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके लेंगे, बेकिंग सोडा के, NaHCO3 के। उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब उसे गर्म कर देंगे। हीट करने के बाद में उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट होने पर हमें क्या मिलेंगे, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो उसमें से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से फॉर्म्ड हो जाएगा। सिर्फ इसे हीट करने पर, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिए थे, सो ये वॉशिंग सोडा के मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, तो इसके बेकिंग सोडा के। तो ये जब हमने ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए, उसे हीट करने के बाद में जब ये क्या हुए, सेपरेट हुए, तो ये इस तरीके से हो गए। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स, ये सोडियम 2 है, यहाँ पर आ गया। CO3 कितने थे, CO3 अपना आ गया। उसके अलावा अब CO3 के अलावा CO3 भी यहाँ पे कितने थे, 2, है ना, 2 थे ना यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, CO3, तो एक CO2 तो यहाँ आ गया। फिर क्या बचा, एक और हाइड्रो वो बचा ना, है ना, यहाँ पे इसमें CO3 एक, मतलब 2 3 जा 6 हो गया ना यहाँ पे, ये CO3 है ना, ये 3 यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास है। तो ये 3 करने के लिए ये मतलब 3 तो यहाँ आ गए, फिर CO3 3 बच रहे ना, अगर अदर रिमेनिंग 3 CO3 कहाँ जाएंगे, तो जिसमें से CO2 तो यहाँ आ गए। अब क्या बचा है, सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही पावर मॉलिक्यूल बचा ना, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके पास आ गया, यहाँ वाटर के पास, है ना। और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे, जो क्या है यहाँ पे 2 है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। अब इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब हम इसी सॉल्यूशन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3.10H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके हैं, वाटर के हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो फिर हमारा किसका हो गया, वॉशिंग सोडा का। ठीक है,
अब उसके बारे में अब लास्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो नाम सुना हुआ ही लगा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे ज़्यादा ये मतलब बिल्डिंग्स वर्क वगैरह कंस्ट्रक्शन में भी वर्क आता है। इसके अलावा जब किसी के मतलब जो बॉडी के जो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो ठीक है, तो उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को पट्टा वगैरह बांध करके रखते वो लोग, तो उसमें किसका यूज़ होता है, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस का, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसे केमिकली नेम, इसका जो केमिकली जो नेम होता है उसे क्या बोला जाता है, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हेमी या हाइड्रेट यानी जो हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मतलब आधा ही, ये आधा, हेमी यानी हो गया मतलब आधा, हेमी हाइड्रेट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम ये हो गया और ये क्या हो गया, सल्फेट, है ना। तो इसको केमिकली नेम क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब ये कैसे बना, इसमें देखो सी कैल्शियम 2 molecules of calcium sulfate and water molecules to form a 2 molecules of calcium sulfate half of water and H2O plus 3 H2O molecules क्या हो रहे हैं उसमें से रिमूव हो गए। ये तो हो गया जिप्सम का फॉर्मूला। और फिर फाइनली यहाँ पे क्या बनता है, POPN प्लास्टर्स ऑफ पेरिस, है ना। आई होप कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स जो है वो क्या हो गए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से चैप्टर्स को रीड करना है और बाकी की जितनी भी इक्वेशन है आप लोगों को खुद से क्या करना है, एक बार और क्या आप लोगों को क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करते रहना है ना स्टूडेंट्स। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।